Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं ST 36A लेकर आ चुका हूं आपके लिए। 36A में जो जीए का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, 76 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है एवरी मंडे हमारा ST का डिस्कशन होता है और हम बात करें ST 36A जीए का जो डिस्कशन है, ये आपको मंडे 11 AM आपको सेशन शुरू हो चुका है ना। 11 AM बिल्कुल स्टार्ट होता है ये सेशन, तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए फटाफट से। लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। जो आपकी ब्रांचेस में ऑफलाइन एसटी होती है, वीकली ऑफलाइन एसटी, उसी का ये डिस्कशन आपका रहता है। 11 AM जीए का डिस्कशन शुरू होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 36 एसटी में क्या क्वेश्चंस रहे, कैसे उनकी रिलेवेंसी बनेगी, क्या आंसर्स रहेंगे, आपने आंसर्स राइट किए या रॉन्ग, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट मतलब 76 जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन। 76 से 100 तक 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहते हैं टोटल, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। भाई नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पूछा गया है आफ्टर एडजस्टिंग रिफंड्स कंपेयर्ड टू द टोटल बजट एस्टिमेट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉर 2023 एंड 24। 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान की तुलना में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह रिफंड समायोजित करने के बाद कितना प्रतिशत निकल कर आया है। डियर, आप सभी को मैंने बताया है डेली करंट अफेयर्स में मॉर्निंग 7 AM अगर आप कनेक्ट होते होंगे तो फाइनली ये कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जरूर डिस्कस हुआ हुआ ये पॉइंट, है ना। आप सभी को पता है डियर, जो भी परसेंटेज इस तरह से निकल कर आते हैं वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं। बजट एस्टीमेट में डायरेक्ट टैक्स फॉर 2023 एंड 24 के लिए कितना परसेंट रखा गया है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये करंट बजट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है क्योंकि टोटल बजट एस्टीमेट्स पूछे गए हैं। बजट जो होता है वो आपका 3 इयर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है डियर, है ना। प्रीवियस ईयर, प्रेजेंट ईयर और फ्यूचर। और जो फ्यूचर ईयर रहता है उसको हम क्या करते हैं, एस्टीमेट करते हैं, बजट एस्टीमेटेड। और जो प्रेजेंट ईयर होता है उसे हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज्ड। और जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें हम एक्चुअल डेटा बताते हैं कितना आया। ठीक है, तो जो इस बार बजट आया वो डियर FY22 को इसने क्या किया, एक्चुअल डेटा फिगर पता चला। रिवाइज जो हुआ वो FY23 रिवाइज हुआ और एस्टीमेट जो किया गया वो FY24 को एस्टीमेट किया गया। तो प्रेजेंट टाइम जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो FY24 है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। जो भी हमारा करंट बजट होता है डियर 1 ईयर तक ये वैलिड रहता है। इसके जो फिगर होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ये आपके 1 ईयर तक वैलिड रहते हैं। ठीक है, तो बात करें तो चलिए ऑप्शन है आपके 20%, 25%, 30%, 32% या 35%। तो फटाफट आप सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे डियर। ठीक है, जो भी आपने अपनी एसटी में, सॉरी, जो भी आपने एसटी में अपने आंसर्स किए हैं उसी तरह से आप आंसर यहां पे करना शुरू कर देंगे कि राइट आंसर क्या निकल कर आने वाला है। तो इसी के साथ होता है टाइम अप। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा 32%। ठीक है डियर, ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन 4 आपका राइट है, 32% आपका राइट आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 76 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डियर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं फटाफट, है ना। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आफ्टर एडजस्टिंग रिफंड्स स्टैंड्स 5,84,000 crore rupees, which over 32% of the total budget estimate direct tax, है ना। तो टोटल बजट एस्टीमेट में कितना रखा गया है, 32%। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated and laid the foundation stone of which project at सागर in मध्य प्रदेश। बहुत ही डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के सागर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये फाउंडेशन स्टोन इन्होंने किस चीज के लिए रखा है ना। तो ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं डियर। कंस्ट्रक्शन ऑफ संत रविदास मेमोरियल इन बालटूमा, या फिर डबलिंग ऑफ कोटा बीना रेल रूट है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रोड प्रोजेक्ट अंडर भारत माला प्रोजेक्ट, या फिर रिवाइवल ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास एट सांची, या फिर प्रमोशन ऑफ चंदेरी साड़ी इंडस्ट्री। तो बिल्कुल करंट में रहा था, हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में सेशन में इसको देखा था। तो फटाफट आप सभी आंसर करना शुरू कर देंगे डियर। आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर करेंगे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर करना शुरू करेंगे डियर। हम लोग फिर चलेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, राइट, है ना। बिल्कुल
तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। इसी के साथ टाइम होता है अब। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ संत रविदास मेमोरियल इन बारटूमा। ठीक है, तो ये मेमोरियल आपका किया गया, इसी का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था मोदी जी ने। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डियर, बहुत ही आसानी के साथ। प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म भूमि पूजन ऑफ द ग्रैंड टेम्पल ह्यूज मॉन्यूमेंट संत रविदास जी को ध्यान रखना है ना। और ये सागर में रखा गया है डियर, है ना, बारटूमा, है ना, बारटूमा में सागर। एट द कॉस्ट इसकी कितनी आएगी, कॉस्ट भी देखिए, इनिशियल फैक्ट भी आपको और एडिशनल फैक्ट भी यहां से पता चल जाते हैं एक्सप्लेनेशन से। 100 करोड़ कॉस्ट आएगी। इन द भूमि पूजन प्रोग्राम पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स, है ना, 1582.28 करोड़ अंडर द NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो ऑफ कोटा बिना रेल रूट बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 2,500 करोड़। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डीपीडीपी बिल की बात हो रही है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका टू लीगलाइज द शेयरिंग ऑफ पर्सनल डेटा फॉर रिलेवेंट पर्पसेस। ऑप्शन सेकंड है आपका टू रेगुलेट द यूज ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट, टू प्रमोट द सेल ऑफ पर्सनल डेटा फॉर कॉमर्शियल गेन्स। ऑप्शन 4 है आपका टू रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल्स राइट्स टू सिक्योर देयर डेटा। ऑप्शन 5 है टू इनहेंस गवर्नमेंट सर्विलेंस थ्रू पर्सनल डेटा। तो ऑप्शंस यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, फटाफट आप आंसर करना शुरू कर देंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। जो भी आपने आंसर किया है अपनी एसटी में, बहुत ध्यान से आप वही आंसर कर दें, है ना, और फिर हम लोग देखेंगे क्या आंसर होने वाला है। भाई देखिए, आप सभी ऑफलाइन एसटी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दे भाई। एसटी ही अगर हम बात करें, आपके सिलेक्शन की जो है वो एसटी से होकर जाती है। ऑनलाइन एसटी आपको देनी है, ऑफलाइन एसटी वीक में इसलिए एक बार देना जरूरी है जिससे आप पुट पेन टू पेपर हैबिट आपकी बनती है, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है ना, आप इफिशियंट होते हैं अपनी वर्किंग में, इस वजह से ये देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो लोग एसटी दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आंसर्स वही करें जो आपने एसटी में दिया है, वही आंसर आपका होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको पता चलेगा कि क्या एडिशनल फैक्ट और क्या पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है डियर आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, टू रेगुलेट द यूज ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विदाउट कॉन्सेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा कि ये जो डीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, ये रेगुलेट करने के लिए है डिजिटल पर्सनल डेटा को, है ना, विदाउट कंसेंट। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को कहीं भी जहां भी अगर आप नोट करते हैं या हाईलाइट करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी वुमेन पुलिस ऑफिसर्स आर अमंग द अवार्ड्स of the Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation for the year 2023। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी डियर। वर्ष 2023 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित होने वाले कितनी महिला पुलिस अधिकारी हैं? ऑप्शंस दिए हुए आपके 10, 15, 20, 22 या 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल, है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख पा रहे हो, है ना, महिला पुलिस अधिकारियों की बात हो रही है और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित इनको किया गया है, तो ये नंबर कितना है? फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। ठीक है, टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से आंसर करेंगे। क्या आंसर किया था आपने एसटी में? और जिन लोगों ने एसटी नहीं दी है तो डिस्कशन में आज शामिल हो लें, बिल्कुल, है ना, डिस्कशन को देखें और फाइनली नेक्स्ट बार से एसटी देकर आए और फिर मंडे डिस्कशन में शुरू, क्योंकि 36 हम एसटी डिस्कस कर रहे हैं और आज मंडे है और आज ही से हमारी 37 नंबर एसटी क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 22। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन 22। एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है डियर, 22 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स अमंग दोज टू द अवार्डेड। वर्ष 2023 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित होने वाली महिला 22 महिला पुलिस अधिकारी शामिल है, ना, 22 वुमेन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ये बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, ये न्यूज भी हमारी डिस्कशन में बिल्कुल मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में बिल्कुल डिस्कस हुई थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के पायलट प्रोजेक्ट के लिए कितने रेलवे स्टेशनों को पहचान की गई है, कितने पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा? ऑप्शंस आपके दिए हुए 10, 25, 50, 75 या फिर 100।
है ना। तो फटाफट आप सभी आंसर करना शुरू कर देंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, ठीक है। जो भी आपने अपने एसटी में आंसर किया फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे आप, 10, 25, 50, 75 या फिर 100, ठीक है। चलते हैं आंसर की तरफ। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 50। कितने सेलेक्ट किए गए हैं? 50 आपके स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री हैज आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ 50 स्टेशन फॉर द पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट ये किसे कहते हैं? आई होप आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है जब कोई प्रोजेक्ट आप इनिशियल फेज में होता है, अपनी शुरुआती दौर में होता है और उसे चेक किया जा रहा होता है, यानी वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ होता, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट तो कभी भी किया जा सकता है, मतलब पूरी तरीके से फुल फ्लेज में उसको क्या नहीं किया जाता है, इनॉग्रेट लॉन्च नहीं किया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट पे होता है, स्टार्टिंग फेज में होता है, तो उसमें बहुत सारे देखा जाता है कि भाई कितना कारगर साबित होगा, कहां पर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। जब मेनली तरीके से लॉन्च किया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है, जन औषधि केंद्र, तो PMBJK, ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है, जन औषधि केंद्र, BGAK आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हाउ मेनी मनी हैज बीन पेड टू फार्मर्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2016, 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 1,40,599 करोड़, 14,057 करोड़, 1,45,700 करोड़ या फिर 2,957 करोड़ या फिर 39,000 करोड़, ठीक है, 29,000 करोड़। फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, ठीक है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। राइट आंसर डियर यहां पर निकल कर आ रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 1,40,599 करोड़, ठीक है, 1,40,599 करोड़, 1,40,599 crore rupee have been paid to about 1,457 lakh farmers under PMFBY since the inception of the scheme in 2016. 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से PMFBY के तहत लगभग 1,457 लाख किसानों को 1,40,599 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये देखिए फिगर वाले क्वेश्चन है। अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है भाई। कैसा क्वेश्चन है? फैक्ट बेस्ड है। अब आप बोले सर बताएं इसको क्या किया जाए। भाई ये देखिए, ये आपको एक कॉपी पे जहां भी आप स्टैटिक फैक्ट या करंट फैक्ट को कंपाइल कर रहे हो, उसी कॉपी पे ये पॉइंट आपको लिखने होंगे और एक दो बार रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे याद होगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक खुद नहीं हो सकता। आप खुद समझ सकते हो कि इसका क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। भाई इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है क्या? नहीं, है ना। तो ये आपको तैयारी करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे। जब आप मैनी टाइम्स इनको देखोगे फिगर्स को, है ना, तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, who has recognized with the lifetime achievement award as the first ever RICS South Asia Award। भाई पहले RICS साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं डियर यहाँ पर। अगर हम बात करें, सुभाष रुनवल है, RICS चार्टर्ड सर्वाइवर्स हैं, इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर्स को किया गया है, या रुनवल रियल एस्टेट लेगेसी को किया गया है, या ये पर्सन है इन पर्सन को किया गया, या फिर इन सारे आपके डेवलपर्स को किया गया, ठीक है। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी आंसर कर लेंगे एक बार, है ना, आप सभी आंसर कर लेंगे जिससे आप कंफर्म हो जाए। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, सुभाष रुनवाल। तो पर्सन जो है वो सुभाष रुनवाल है। ऑप्शंस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सुभाष रुनवाल, चेयरमैन ऑफ रुनवाल लीडिंग रियल एस्टेट developer received the lifetime achievement award at the first ever RICS South Asia Award। RICS South Asia Award है और नाम आपको पर्सन का ध्यान रखना है, सुभाष रुनवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन इन मेघालय ओवर द नेक्स्ट 5 years। भाई अगले 5 वर्षों में मेघालय में मुख्यमंत्री सौर मिशन के लिए सरकार द्वारा कितना निवेश आवंटित किया गया है? डायरेक्टली क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है डियर इन्वेस्टमेंट से, कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट किया गया अगले 5 वर्षों में मेघालय में मुख्यमंत्री सौर मिशन के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? डायरेक्टली यहां पर ऑप्शंस आपके फिगर्स दिए हुए हैं, 100 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़, 750 करोड़ या फिर 1000 करोड़ या फिर 1000 करोड़, ठीक है। तो फटाफट डियर आप सभी आंसर करेंगे। यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो गया है।
फटाफट से आंसर करते चलेंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ और पॉइंट भी अगर हमें मिलेगा तो वो भी हम ध्यान रख लेंगे। चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन इज बैक्ड इन इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 years के लिए, ट्रांसफॉर्म द स्टेट्स एनर्जी लैंडस्केप एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका 500 करोड़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अपग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज डन बाय, कृषि उत्पादों का उन्नयन और एवं मानकीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। ठीक है, आपने जो अपनी एसटी में आंसर किया था वही आंसर आप करेंगे। टाइम अप। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है डियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कृषि उत्पादों का उन्नयन और मानकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो स्टैंडर्डाइजेशन is the determination of the standards to the establishment established for different commodities। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, किस पर निर्भर करता है? नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन, मार्केट साइज, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आपका। ठीक है डियर, तो फटाफट आंसर करते चलेंगे। और डियर बिल्कुल सेशन को लाइक कर देंगे अगर आप एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चंस को, डिस्कशन को, है ना डियर। एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रहा है, आंसर्स भी मिल रहे हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट है तो वो भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो फटाफट से क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देंगे। ठीक है, उनको भी बुला लेंगे, बुला लिया होगा आई होप आपने, बता दीजिए सभी को कि भाई 11 AM होता है, एवरी मंडे होता है, आप लोगों को पता है ना, तो आप लोग कनेक्ट होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीजें क्या होंगी? इंपॉर्टेंट होंगी, ऑल ऑफ द अबव। नेचुरल रिसोर्स भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, मार्केट साइज भी होगा, है ना, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी वही चीज दी है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 फैक्टर्स पे काम करता है, 4 फैक्टर्स पे काम करता है। अब ये 4 फैक्टर्स कौन से हैं? 4 फैक्टर्स पे काम करता है डियर, है ना। और 4 फैक्टर्स यहाँ पर देखिए मेंशन है। 4 फैक्टर्स में अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेस, फिजिकल कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज इन हुज नेम वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके नाम पर शुरू की गई थी? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। ठीक है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके नाम पर शुरू की गई थी? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट नाउ। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डियर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, रीनेम्ड इसे किया गया एमजी नरेगा से, है ना, एमजी नरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रख के किया गया, महात्मा गांधी के नाम से किया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड? भाई कहां पे, अगर हम बात करें नाबार्ड का मुख्यालय पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, गलती से आ गया मुझे लग रहा है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन तो आप सभी को पता है भाई, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका क्या? तो फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, है ना डियर। चले आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है भाई, कहां पे है नाबार्ड का? मुंबई में। ठीक है, तो द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज इन मुंबई। नाबार्ड की बात हुई है डियर, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड जो एक्ट आया था, ये आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में। और जो भी बॉडी किसी ना किसी एक्ट के थ्रू आती है उसे हम किस तरह की बॉडी बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। कैसी बॉडी बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके साथ ही हम बात करें डियर नाबार्ड की, तो नाबार्ड एक्ट 1981 में आया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नाबार्ड एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 12 जुलाई 1982। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर डियर एस्टेब्लिश किया गया था ये?
बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। शिवरमन, बी शिवरमन कमेटी। ठीक है, नाबार्ड की बात करें डियर, नाबार्ड का हेडक्वार्टर आप सभी को पता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम बात करें इसके चेयरमैन की तो कौन है? श्री साजी केवी, श्री साजी केवी। नाबार्ड के रीजनल ऑफिसेस की अगर हम बात करें डियर, रीजनल ऑफिसेस तो वो कितने हैं? तो वो हैं डियर 32। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट कितने हैं? तो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 6 हैं। सब्सिडरीज कितनी है नाबार्ड की? तो सब्सिडरीज डियर बात करें अगर हम सब्सिडरीज की, यहीं पर मैं लिख देता हूं सब्सिडरीज, तो सब्सिडरी कितनी है? 7 है। नाबार्ड डियर कैसा बैंक है भाई? नाबार्ड को देखिए हम नॉन कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए काम नहीं करता है तो इसे हम नॉन कॉमर्शियल बैंक बोल सकते हैं, नॉन कॉमर्शियल बैंक। इसके साथ ही इसे हम डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट बैंक। और इसके साथ ही हम इसे स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोल सकते हैं। नाबार्ड ईयर जब एस्टेब्लिश हुआ था तो इसने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्लेस किया था? 3 ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्लेस किया था। कौन कौन से? एसीडी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, आरपीसीसी रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल, एआरडीसी, इन 3 को रिप्लेस करके ये सिंगल एंटिटी के रूप में वर्क करना इसने शुरू किया। नॉन कॉमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट बैंक होते हैं, ये अपने सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं, है ना। ये ओवरऑल कॉमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। नाबार्ड एग्रीकल्चर में है तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम लेकर चलेगा ये एनआरएमपी। एनआरएमपी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या आएगा? वाटर सेट डेवलपमेंट। ठीक है, वाटर सेट डेवलपमेंट। इसके साथ ही आपका ये सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, ये सारी चीजें ये फोकस करके चलेगा। फार्म इनोवेशन लेकर आएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड? भाई बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आप सभी बताएंगे, है ना। टाइम स्टार्ट कर दूं क्या? बिल्कुल कर दिया है मैंने, है ना। वैसे टाइम की जरूरत भी नहीं है, आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, है ना। आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ? आरबीआई एस्टैब्लिश नहीं, नेशनलाइज पूछा गया है। नेशनलाइज कब हुआ? तो नेशनलाइज आरबीआई हुआ 1949 में डियर। अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। आरबीआई पर को डिटेल में बात कर ले तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज किया गया। आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था डियर? तो एस्टैब्लिश किया गया था इसको कब? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट कब आया? तो आरबीआई एक्ट आया 1934 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर दिया मुंबई है, लेकिन इनिशियल फेज में हेडक्वार्टर कहां था? कैलकाटा। कैलकाटा में कब? 1935 जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तब। लेकिन मुंबई जो परमानेंट हेड ऑफिस हुआ वो कब हुआ? 1937 में। ये कुछ इनिशियल फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। फिर इसके साथ ही हम बात करें डियर आरबीआई की, कि आरबीआई एस्टैब्लिश किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था डियर? तो हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसे एस्टैब्लिश सेटअप किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन था, हिल्टन यंग कमेटी भी बोल देते हैं। हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है डियर। इसके बाद बात करें, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है तो वो क्या डियर, जो भी करेंसी होती है ना, जो भी करेंसी होती है उसकी डिमांड और सप्लाई के लिए काम करता है ना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वन एंड ओनली इंडिया सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी, विच कंट्रोल्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी। ठीक है, इसके साथ ही डियर अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका किस तरह की बॉडी है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर किया जाता है डियर, है ना। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर किया जाता है। नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 को हुआ, एस्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 को अंग्रेजों के द्वारा किया गया था डियर, है ना। और इसके बाद हम बात करें आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस कितने हैं? तो आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस डियर कितने हैं? 20 हैं। सब ऑफिसेस कितने हैं? सब ऑफिसेस इसके हैं जो वो 12 हो गए हैं। एक नया ऑफिस आपका कोहिमा में ओपन हुआ है अभी, तो 11 से 12 हो गए हैं। लोकल बोर्ड या जोनल ऑफिसेस जिन्हें बोलते हैं वो कितने हैं? तो जोनल ऑफिसेस 4 हैं इसके। टोटल नंबर ऑफ आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं डियर? बोर्ड ऑफ मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं भी पूछे जा सकते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका एसटी में, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बोर्ड ऑफ मेंबर्स आरबीआई के, आरबीआई टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स टोटल होते हैं 21, 5 होते हैं ऑफिशियल, 16 नॉन ऑफिशियल। 5 ऑफिशियल में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, और 16 नॉन ऑफिशियल में आपके 4 जोनल ऑफिसर्स या लोकल बोर्ड्स के मेंबर होते हैं, 2 मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ, 2 मेंबर होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई कि जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं डियर, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर जो होते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है? तो इनका जो टेन्योर होता है डियर, वो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 इयर्स होता है। कितना होता है? 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स का टेन्योर होता है। कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का होता है। ठीक है, 3 इयर्स। ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड कर दिया जाता है वो चीज अलग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 3 इयर्स होता है कार्यकाल टेन्योर। ठीक है, 3 इयर्स। ठीक है, प्रेजेंट टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 25 नंबर के हैं। नाम क्या है? श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, 25 नंबर के आपके गवर्नर हैं। और अभी हाल ही में एनके जैन, जो कि हमारे क्या थे? एनके जैन, जो कि हमारे महेश कुमार जैन है, जो कि हमारे क्या थे? प्रेजेंट टाइम डिप्टी गवर्नर थे। 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर, इनको अभी हाल ही में रिप्लेस किया गया। इनकी जगह पर अब प्रेजेंट टाइम कौन गवर्नर बने हैं? महेश कुमार जैन जी की जगह अब कौन गवर्नर बना है? ये आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये करंट फैक्ट हो जाते हैं जो आपके कहीं ना कहीं डिप्टी गवर्नर्स या गवर्नर्स चेंज होते हैं। टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 21। सब्सिडरीज कितनी आरबीआई की? ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार। तो प्रेजेंट टाइम सब्सिडरीज कितनी आरबीआई की? 5 सब्सिडरी है। कितनी सब्सिडरीज हैं? 5। ठीक है, तो ये बिल्कुल आरबीआई टॉपिक से जितना पॉइंट्स बन रहे हैं मैक्सिमम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो फटाफट क्या इनको भी ऐड कर लीजिएगा। अगर ऐड है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, है ना। चलते हैं नेक्स्ट चीज। इन विच ईयर द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टेब्लिश? भाई भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत ही बिल्कुल इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन बना है, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका 1770 हो जाएगा। ये 1770 में ये यूरोपियन मैनेजमेंट, यूरोपियों के द्वारा ओपन किया गया भारत में पहला, मतलब भारत का सबसे पहला बैंक भारत में कौन सा ओपन हुआ था? तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा ये ओपन किया गया था, 1770 में सेटअप हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, और ये क्लोज हो गया था आपका 1832। क्लोज कब हुआ था? 1832 में ये क्लोज हो गया था। ठीक है डियर। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किया गया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के रिकमेंडेशन पर इसको क्या किया गया था? ओपन किया गया था, सेटअप किया गया था। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1770 एंड वाज बेस्ड इन द इंडियन कैपिटल कैलकाटा। ठीक है, ब्रांच कहां ओपन हुई थी? कैलकाटा में ओपन हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। एट विच प्लेस ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये हिस्ट्री ऑफ एसबीआई से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर टॉपिक से है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंसी बैंक किस स्थान पर स्थापित किया था डियर? तो बिल्कुल फटाफट आंसर करिए आप सभी। मद्रास, कोलकाता, मुंबई, राजस्थान, या फिर नन ऑफ दीज, है ना। 3 प्रेसिडेंसी थे बाद में, और यही प्रेसिडेंसी बैंक किसमें कन्वर्ट हुए थे? आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। अभी बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं, आंसर पहले देख लेते हैं। राइट आंसर डियर हो जाएगा आपका मद्रास। ठीक है, बिल्कुल सबसे पहले मद्रास में आपका ओपन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंसी बैंक किस स्थान पर स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक इन मद्रास, है ना। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे डियर। और इन तीनों को हम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते थे। किस नाम से बुलाते थे इनको? प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से हम जानते हैं। ये जो प्रेसिडेंसी बैंक है तीनों, ये तीनों मर्ज करके डियर 1921 में किसमें कन्वर्ट कर दिए गए थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में इनको कन्वर्ट कर दिया गया था। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को किसमें कन्वर्ट हो गया था? एसबीआई। लोकसभा राज्यसभा में बिल आया था और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर दिया गया था? कन्वर्ट कर दिया गया था। इसीलिए तो हम एसबीआई को पब्लिक सेक्टर बैंक तो बोलते हैं, लेकिन नेशनलाइज बैंक नहीं बोलते, क्योंकि इसे कभी नेशनलाइज किया ही नहीं गया, है ना। इसे कभी नेशनलाइज किया ही नहीं गया, क्योंकि ये पहले से ही गवर्नमेंट ओन था। ठीक है, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, फिर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। ठीक है डियर, चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, भरतनाट्यम इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। बहुत सिंपल सा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है भाई? तमिलनाडु है, केरला है, सिक्किम है, कर्नाटका है या आंध्र प्रदेश? फटाफट आंसर करेंगे आप, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है तमिलनाडु। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से बिलोंग करेगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। स्टैटिक का पार्ट है डियर, है ना, और ये डांस फॉर्म का पूछा गया, इज अ पॉपुलर क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्टली वन लाइनर स्टैटिक जीके का पार्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, दमदमा लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लेक से आपका क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। दमदमा लेक की बात हो रही है ना, बहुत सारी लेक्स हैं जो बहुत ज्यादा डियर एग्जाम में पूछी आती है। हम बात करें, है ना, बहुत ही पॉपुलर लेक डल लेक हो गया, लोकटक हो गया, उमियम लेक हो गई, वुलर लेक हो गई, है ना, तो दमदमा लेक की बात हो रही है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। टाइम आप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। डियर हरियाणा में ये सिचुएटेड आपकी झील है ना, दमदमा लेक इज सिचुएटेड इन हरियाणा। डायरेक्टली स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो फर्स्ट इज राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका हरियाणा राइट हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन एनपीए ए स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई एनपीए में ए में निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पहले तो आप आंसर कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। एमोर्टाइजेशन, एश्योरेंस, एसेट, एसेस्ट या फिर नॉन ऑफ दीस? तो टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एसेट। ये देखो, बात करें एनपीए होता क्या है, थोड़ा सा हम देखेंगे, क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल डिस्कस करना बनता है ना, तो बिल्कुल फोकस करिएगा। एनपीए फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। अब देखिए एसेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। एसेट और लायबिलिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एसेट और लायबिलिटी। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से आपको ये दोनों चीजें क्लियर करते हैं, एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट डियर बहुत सारे पार्ट्स में से हम कर देते हैं, जैसे मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट। हम बात करें बैंक की, तो भाई एक तरफ है बैंक, एक तरफ हो आप यानी हो सकता है कि बरोवर हो, कस्टमर हो, ठीक है, तो एक तरफ हो आप। अब आप गए और आपने बैंक में किया डिपॉजिट, तो जब डियर आप डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो जो ये डिपॉजिट कर रहे हो आप, ये डिपॉजिट किसका है? कस्टमर का। तो ये एसेट किसका होगा? कस्टमर का। ये जो आपने डिपॉजिट किया, ये जब चाहे तब आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्या बैंक मना करेगा? नहीं, बैंक मना नहीं करेगा। यानी लायबिलिटी किसकी है? बैंक की। लायबल कौन है इसके लिए? बैंक। क्लियर है इतनी बात? इसके साथ ही दूसरा एक और देख लेते हैं इसी के पैरेलली। एक तरफ है डियर बैंक, दूसरी तरफ हो आप। बैंक ने दिया लोन, आज जब बैंक ने दिया लोन, तो इस लोन को विद इंटरेस्ट कौन पे करेगा? कस्टमर पे करेगा, बरोवर पे करेगा। तो बरोवर पे करेगा तो फिर लायबिलिटी किसकी? कस्टमर की। और लोन दिया किसने है? बैंक ने। तो लोन लेगा कौन? एसेट किसका है? बैंक का। एसेट किसका है? बैंक का। तो एसेट और लायबिलिटी कंडीशन आई होप बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए परफॉर्मिंग एसेट जो परफॉर्म कर रहे हैं, आपने बैंक में एक एफडी की, एफडी आपको विद इंटरेस्ट रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। लेकिन अगर वो एफडी आपकी विद इंटरेस्ट रिटर्न ना आए, तो आप क्या बोलेंगे? कैसा एसेट हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी जब बैंक के द्वारा दिए गए लोन, जब बैंक के द्वारा दिए गए लोन रिटर्न नहीं आते हैं, तो उस तरह के लोन को हम क्या बोल देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। उस तरह के लोन्स को हम क्या बोल देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन कब, कितने दिन तक? भाई नहीं आएंगे मतलब क्या है इसका? मतलब है डियर, जब ओवरड्यू हो जाता है, कितने डेज का? 90 डेज का। ओवरड्यू हो जाता है 90 डेज। ठीक है, जो आपकी डेट है पे करने की, वो डेट कितनी पास ऑन हो जाती है, और ड्यू डेट निकलने के बाद कितने डेज निकल गए? 90 डेज निकल गए, तब उस लोन को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। एनपीए में उसे हम कंसीडर करने लगते हैं। ठीक है, ड्यू डेट निकलने के बाद, ड्यू डेट पास होने के बाद कितने डेज निकल गए? 90 डेज। ठीक है, 90 डेज निकल गए। और जब 90 डेज निकल जाते हैं, तो जो हम स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें, तो किस कैटेगरी में रखा जाता है तब लोन को? तो वो लोन डियर हो जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। कैसा एसेट हो जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, और इससे पहले कैसा होता है? स्टैंडर्ड एसेट होता है ना।
और आपके अकाउंट्स होते हैं, है ना, तो इस सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाता है एनपीए के बाद में, ठीक है, एनपीए डिक्लेयर होने के बाद। यानी ऐसे एसेट जो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं वो कैसे एसेट हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। जैसे अभी ये बात करें डियर, ये पेन है तो ये किसका स्टाइलस है, ये क्या है, एसेट है, किसका, महिंद्रास का, है ना। तो अब ये क्या करने, वर्क करना बंद कर दे तो कैसा एसेट हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग एसेट जो वर्क कर रहा है ना, लेकिन हम रेस्पेक्ट में किसके देखते हैं, एसेट के। जो भी हमारा एसेट है वो परफॉर्म कर रहा है तो वो परफॉर्मिंग एसेट है। भाई बैंक ने लोन दिया था किसके लिए, विद इंटरेस्ट रिटर्न होकर आए, लेकिन जब रिटर्न होकर नहीं आएगा, ड्यू डेट पास होने के बाद 90 डेज निकल जाएंगे तो फिर वहां पे रेड सिग्नल हो जाएगा, यानी उसे एनपीए की कैटेगरी में कंसीडर कर दिया जाएगा, ठीक है। एनपीए की रिकवरी कैसे होती है, तो रिकवरी डियर अब हम बात करें तो 2002 में एक एक्ट आया था, सरफेसी एक्ट। एनपीए की रिकवरी अब हम किससे एक्ट से करते हैं, सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट मेनली है क्या, सरफेसी एक्ट पावर देता है किसको, बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। क्या पावर देता है कि वो डायरेक्टली कस्टमर को, डायरेक्टली बारोवर को नोटिस भेज सकते हैं, 60 डेज का टाइम दे सकते हैं कि भाई 60 डेज का टाइम है आपके पास, आप अपने लोन को प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। और अगर वो नहीं रिटर्न करते तो फिर बैंक आगे एक्शन लेता है। क्या एक्शन लेता है, पोजीशन कर सकता है, सेल करने का राइट आता है, और लीज पर भी उसकी प्रॉपर्टी को दिया जा सकता है। लेकिन सरफेसी एक्ट जो अप्लाई होता है ये सिक्योर्ड लोन्स पर होता है। अब आप बोलेंगे सर सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स होते हैं जो किसी सिक्योरिटी के बिहाफ पर दिए जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या लोन विदाउट सिक्योरिटी भी होते हैं, जी नहीं। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब है जहां पर कोई फिजिकल एसेट एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है। अनसिक्योर्ड लोन्स जो फार्मर्स को दिए जाते हैं, है ना, क्रेडिट वर्दीनेस के बिहाफ पर दिए जाते हैं, वहां पर कोई आपका कोलेटरल नहीं होता है ना। कोलेटरल फ्री जो लोन होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। सरफेसी एक्ट 2002 में आया। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना, सरफेसी एक्ट को भी देख लेते हैं। चलिए इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करके आप आसानी से तैयार कर सकते हो। SAR, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है डियर। तो यहां पे लिख लेंगे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट and enforcement of सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना। एनपीए के बारे में थोड़ा सा हमने शॉर्ट में डिस्कशन कर लिया। आपका शॉर्ट में क्या, बहुत ही, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आपका रिवाइज हो गया, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको कुछ कुछ समझ आया होगा, है ना, क्योंकि 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट में आपको पूरा समझ रहे हो ना, टाइम देंगे तभी समझ आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ये भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली। पिन वैली नेशनल पार्क पूछा जा रहा है कहां पे सिचुएटेड है, गुजरात है, असम है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। टाइम अब चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टैटिक का पार्ट है, डायरेक्टली आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल स्पीति जिले के भीतर स्थित, बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुंथुडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो भी सेलिब्रेटर्स, जो भी फेस्टिवल डियर कहीं ना कहीं न्यूज में रहे होते हैं या मनाए गए होते हैं, बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट बनते हैं ये हमारे। तो उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, केरला या फिर असम। आंसर बिल्कुल करेंगे फटाफट आपका। क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है टाइम। बात करें डियर आंसर की, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका, टाइम अप। राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक ये फेस्टिवल है डियर, डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फाइनली आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो पुंथुडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पुंथुडू इज आल्सो नोन एज, हम बात करें तो पुथुवशुरम तमिल नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, या तमिल के कैलेंडर का वर्ष का पहला दिन है और पारंपरिक रूप से त्योहार के रूप में मनाया जाता है ना। तो यस, हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप,
बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया देखो कैपिटल पूछ दी गई है यहाँ पर डायरेक्टली, हनोई, शियोल, खार्तूम, बेरूत या फिर लिस्बन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, कैपिटल पूछी गई है, ऑप्शंस आपका बिल्कुल आपके सामने है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप सभी आंसर करते चलेंगे फटाफट से आंसर करते चलेंगे डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा सियोल, ऑप्शन सेकंड इज राइट नाउ। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया की करेंसी पूछ दी गई है, सीलिंग, नायरा, बिर या फिर केडी या फिर ताका। चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट आंसर करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। इथियोपिया की कैपिटल पूछी गई है, तो इसी के साथ टाइम होता है। अब चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका हो जाएगा बिर डियर, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, बिर इथियोपिया की कैपिटल आपकी करेंसी हो जाएगी। इथियोपिया बिर इथियोपियन की मुद्रा है ना। भूमि से घिरा देश या भूमि से किस घिरा एक संप्रभु राज्य होता है जिसका क्षेत्र किसी महासागर से जुड़ा नहीं होता या जिसकी तटरेखा एंडो घाटियों पर स्थित नहीं होती, तो बिर इसकी क्या हो जाएगी, इथियोपिया की क्या हो जाएगी, करेंसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जिया की मुद्रा पूछी गई है डियर, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, रूबल, लारी या फिर हॉर्विना या फिर यूरो। फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल स्टैटिक जीके के पार्ट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ना। चलते हैं आंसर की तरफ, हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या आंसर जाएगा यहाँ पर राइट। राइट आंसर डियर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इज राइट, लारी आपका हो जाएगा। जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? तो लारी इज द करेंसी ऑफ जॉर्जिया, तिबिलिसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। ठीक है, तिबिलिसी यहाँ की क्या है, कैपिटल है, और करेंसी आपकी लॉरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आईपीओ। आईपीओ से आप क्या समझते हैं डियर, फुल फॉर्म पूछा गया, एब्रिविएशन पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कैपिटल मार्केट से ये पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है आपका, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए डियर, है ना। आईपीओ से आप क्या समझते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं, क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर आ जाएगा इशूइंग ऑफ शेयर्स बाय अनलिस्टेड कंपनी। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखिए भाई आईपीओ होते क्या है डियर, कैपिटल मार्केट होती है, आप सभी जानते होंगे कैपिटल मार्केट को। सबसे पहले तो मार्केट क्या होती है, एक ऐसा प्लेस जहां पर सेलर और बायर हो, मार्केट। और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, दो तरह की मार्केट निकल कर आती हैं। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है। कैपिटल मार्केट ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट की बात करें तो ये दो पार्ट्स कन्वर्ट होते हैं इसके, आईपीओ और एफपीओ। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट क्या है, यहां पर इशूड न्यू सिक्योरिटीज, यानी कोई भी कंपनी जब अपने किसी शेयर को इशू करता है, नई सिक्योरिटी को लेकर आता है, इशूड न्यू सिक्योरिटीज, तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है। और जब उसी सिक्योरिटीज पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है। जब उसी पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हो जाता है, और जब वो इनिशियल फेज में आता है तो उसे हम इशूड न्यू सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आईपीओ लेकर आती है कंपनी, वो कैसी कंपनी होती है, अनलिस्टेड। क्योंकि डियर बोला इसीलिए जाता है, आईपीओ ही कंपनी इसलिए लाई है कि वो लिस्टेड हो। जब आईपीओ लेकर आएगी तभी वो लिस्टेड होगी, फिर जब वो नेक्स्ट टाइम कोई नया शेयर लेकर आएगी तो वो एफपीओ कहलाएगा। तो एफपीओ कैसी कंपनीज लेकर आती हैं, लिस्टेड कंपनीज लेकर आती हैं। यानी हम इसकी आईपीओ की डेफिनेशन को ऐसे ही बोल सकते हैं, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिकली ऑफर करती है, आईपीओ कहलाता है। या जब कोई कंपनी अपने आप को किसी शेयर मार्केट में लिस्ट कराने के लिए शेयर को लेकर आती है तो वो क्या कहलाता है, आईपीओ कहलाता है। यानी जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है वो कैसी कंपनी होती है, अनलिस्टेड होती है ना। और फिर जब वो लिस्ट हो जाती है, फिर सेकंड टाइम कोई नया शेयर लेकर आएंगी, एफपीओ कहलाएगा। थर्ड टाइम लेकर आएंगी, एफपीओ कहलाएगा। फिर कभी भी लेकर आएंगी तो क्या कहलाएंगे, एफपीओ। एफपीओ दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इशूइंग ऑफ शेयर बाय अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। भाई इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के न्यू एमडी यहां पर अपॉइंट किए गए हैं, तो ये अपॉइंटमेंट किसका हुआ है डियर, कौन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके दिए हुए, कमल किशोर चितवाल, राजीव कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिन्हा, या फिर सुमित गोयल है, या फिर आकाश सिंह। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका।
तो डियर टाइम होता है, आप चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा कमल किशोर चितवाल। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टली बस नाम दिया हुआ है, कमल किशोर चितवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL, डियर फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपने डिस्कशन को बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा। जो भी क्वेश्चंस बने, जो एडिशनल पार्ट बना, वो भी हमने यहाँ पर ऐड करते हुए आपके साथ डिस्कस किया है ना। ये 36 ST थी, अब 37 के लिए प्रिपेयर रहिएगा। एवरी मंडे आपका डिस्कशन होता है ST का, ऑफलाइन ST का। 37 ST आज से ब्रांचेस में आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो बिल्कुल ST देना शुरू करें। इसी तरह से स्टडी करते रहें, सीखते रहें, है ना। और अगर आपने सेशन को अच्छी तरह से एंजॉय किया है, बिल्कुल आपकी कोई सलाह है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सेशन को क्या कर दें, अगर आपने बिल्कुल एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें महिंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an